बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. Yesterday we started off with the epidemiological study designs, and we discussed in detail about various study designs which are commonly used in the field of epidemiology and public health. We also discussed some examples, um, and we also discussed the differences between various study designs, for example, cross-sectional, case control, and then cohort studies. Right, so today we are going to discuss the cross-sectional studies in detail. ठीक है जी. So जो हमारा बुक है, हमारा बुक नहीं, हमारी बुक जो है, पेज नंबर इज 210 और जनाब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग अपने डिवाइसेस के ऊपर बुक्स भी ओपन कर लो, पेज नंबर 210, क्योंकि जो आज एग्जांपल लेके मैं चलूंगा वो बुक वाली होगी, सो दैट आप जब वापस उसको पढ़ो बुक को तो आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं मैंने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है. ठीक है जी. सो पेज नंबर इज 210, बुक आपको पता है. ओके, अब क्रॉस सेक्शन स्टडीज को एक्सप्लेन करने के लिए दे आर टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ इंक्रीज्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी. ठीक है, और आपको पता है ईसीजी किस चीज का एविडेंस होता है? सीएचटी का, कोरोनरी हार्ट डिजीज. यानी दो चीजें वो ले रहे हैं, एक वो ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और एक वो ले रहे हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज. यानी हमारा देखो, जब भी बेटे हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन की बात करने जा रहे हो तो आपने पहले दो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेना है. वो दो चीजें कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं, एक आपका एक्सपोजर, आपका जो रिस्क फैक्टर, और दूसरी आपकी डिजीज. ठीक है. सो जब भी आप कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन डिस्कस करने जा रहे हो, कोई एग्जांपल देने जा रहे हो, कोई केस सॉल्व करने जा रहे हो, कुछ कैलकुलेशंस करने जा रहे हो, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि हमारा एक्सपोजर क्या है इस केस में और हमारी डिजीज क्या है. ठीक है. तो अब हम अगर अपनी आज की एग्जांपल की बात करें तो हमारा एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर क्या है? सीरम कोलेस्ट्रॉल. और हमारी डिजीज जिसको हमने स्टडी करना है वो क्या है? CHD, यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज. ठीक है. यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जनाब इंक्रीज्ड सीरम कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितने लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज का बर्डन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में. प्रेवलेंस है ना. क्रॉस सेक्शन स्टडी क्या होती है? प्रेवलेंस स्टडी होती है. प्रेवलेंस में हम क्या चीज, अब्दुल हमीद सिंह सर स्लेट पे अटेंडेंस टाइम का पता ही नहीं चला. नहीं, लास्ट क्लास की आप बात कर रहे हो या इस क्लास की बात कर रहे हो? ये क्लास, इस क्लास की तो मैं खुद लगा दूंगा ना, ये तो अभी मेकअप है, अभी लगाता हूँ. अच्छा, तो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं कह रहा था कि हमारी जो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सीरम कोलेस्ट्रोल को जब इंक्रीज होता है तो कितने लोगों का जो डिजीज बर्डन है वो बढ़ जाता है. किस डिजीज का बर्डन? CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज. ठीक है. अब हम जब भी प्रेवलेंस स्टडी करते हैं या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक पॉपुलेशन को सर्वे करते हैं और हम हर पार्टिसिपेंट का, जो भी उस पॉपुलेशन में हो, उसका हम सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखेंगे और हम उसकी CHD देखेंगे. CHD नॉर्मली हम किस चीज से बेटे देखते हैं, किस चीज से डिटरमिन करते हैं? वो हम ECG करते हैं. आपको पता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बेसिकली ECG जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियो एक ग्राफ प्रेजेंट करता है आपको, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ओके इसकी हार्ट हेल्थ ठीक है या इसकी हार्ट हेल्थ ठीक नहीं है. तो हमने अगर प्रेवलेंस डिटरमिन करनी है किसी भी कम्युनिटी में CHD की, तो उसके लिए हमारे पास टूल क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? ECG परफॉर्म करना है. और एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर, जैसे मैंने पहले कहा, वो क्या है हमारा? वो है इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल. तो प्रेवलेंस के लिए मुझे दो चीजें चाहिए. जब भी मैंने कोई क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी है, मैंने दो चीजें स्टडी करनी है. मैंने रिस्क फैक्टर स्टडी करना है और मैंने डिजीज स्टडी करना है. इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स, हमारी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें तो एक तो मैंने देखना है कि इंडिविजुअल का सीरम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं है, और जनाब दूसरा मैंने ये देखना है कि
उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो CHT का स्टेटस है वो है कि नहीं है, उसको यानी CHT है या उसको CHT नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस तरह का जो स्टडी डिजाइन है उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। क्यों हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी? क्योंकि हम एट द सेम टाइम डिजीज को भी स्टडी कर रहे हैं और रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर को भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हम, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी को क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्यों कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स आपसे कोई पूछता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी का हॉलमार्क क्या है, यानी हॉलमार्क होता है यानी किसी स्टडी का कोई डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, क्या चीज हमें पता चल जाए तो हम फौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी या दिस इज अ प्रेवलेंस स्टडी। तो वो हॉलमार्क ये है कि इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी या इन प्रेवलेंस स्टडी वी आर डिटर्मिनिंग द एक्सपोजर एंड डिजीज एट द सेम टाइम। यानी चाहे वो जब हम क्रॉस सेक्शन स्टडी या प्रेवलेंस स्टडी करते हैं तो चाहे वो एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर हो या चाहे वो डिजीज हो, दोनों को हम एट द सेम टाइम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि क्रॉस सेक्शन है ना, वो जो एक स्नैपशॉट आप लेते हो वो पूरी पॉपुलेशन का एक सर्टेन टाइम पे, उस वजह से इसको कहा जाता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या एक स्नैपशॉट है पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करेंगे तो हम प्रेवलेंट केसेस लेंगे डिजीज की। और प्रेवलेंट केसेस का क्या मतलब है? प्रेवलेंट केसेस का मतलब है कि हम एक तो न्यू केसेस को आइडेंटिफाई करते जाएंगे जब भी हम एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर या डिजीज को उसके साथ स्टडी करें, और दूसरा हम उसके साथ स्टडी करते जाएंगे डिजीज को। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, ठीक होगा। ठीक है जी, ये वाला बेटे आपको इमेज नजर आ रहा है, ये जहां पे लिखा हुआ है ये आ रहा है नजर? मुझे जरा कंफर्म कर दे एक बंदा। यस सर, आ रहा है नजर। ठीक, ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, ये बेटे आपको जो इमेज नजर आ रहा है इसके अंदर लेफ्ट साइड पे ये वाला जो इमेज है, ये जहां पे मेरा माउस ये हैंड सा बना हुआ है, ये डिफाइंड पॉपुलेशन जहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है, फिगर 10-13। अच्छा, इसके अंदर ये बेसिकली डिजाइन है हमारे क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। यानी जब भी मैं आपसे कहूंगा या कोई भी बंदा आपसे कहे कि आपने एक कम्युनिटी में जाना है, फील्ड में जाना है और एक करनी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, चाहे वो 50 लोगों की एक कम्युनिटी है, चाहे वो 5000 लोगों की कम्युनिटी है, चाहे वो 50 लाख लोगों की कम्युनिटी है, यही स्टडी डिजाइन को आपने फॉलो करना है। स्टडी डिजाइन सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने बड़े स्केल के ऊपर स्टडी कर रहे हो या कितना बड़ा आपका जो है वो मैग्नीट्यूड है उस स्टडी का। ठीक है, आपकी स्टडी का डिजाइन बिल्कुल यही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या डिजाइन है? सबसे पहले तो नंबर 1, डिफाइंड पॉपुलेशन। पहले स्टेप में आपने ये करना है कि एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर लेना है कि ओके मैंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी या प्रेवलेंस स्टडी करनी है तो मेरी पॉपुलेशन क्या हो। अब इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेहाला। ठीक है, जहां पे हमारा यूनिवर्सिटी है। हमने लेट से कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है सेहाला में जाके, और किस चीज के ऊपर करनी है? ओके, हम अपनी न्यूट्रिशन से एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एक्सेसिव सोडियम कंजम्पशन और डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सपोजर और डिजीज या रिस्क फैक्टर और डिजीज मुझे इसमें से बता दो, तो आप लोग क्या बताओगे? एक्सपोजर क्या है? क्या चीज एक्सपोजर है? कोई मुझे बताएगा इसमें से? एक्सेसिव सॉल्ट या सोडियम कंजम्पशन
और डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें से एक्सपोजर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है? कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल सही हो गया, परफेक्ट। एक्सपोजर है हमारा कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट या कंजम्पशन ऑफ सोडियम, और डिजीज हमारी क्या होगी जिसपे हम इंटरेस्टेड हैं काम करने में, जिसपे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, डिजीज हमारी है डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। एक्सपोजर है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सोडियम। अब आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली, अपना एक्सपोजर और डिजीज आइडेंटिफाई कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने डेटा कलेक्ट करना है एक्सपोजर और डिजीज के ऊपर। जो सेकंड लाइन के अंदर लिखा हुआ है गैदर डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज, यानी कलेक्ट करना है आपने डेटा एक्सपोजर और डिजीज के ऊपर। ठीक है, आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे? सहाला में लेट से 500 घर है, फॉर एग्जांपल, जस्ट अज्यूमिंग आप 500 घरों का डोर नॉक करोगे और आप हर घर में जाके हर इंडिविजुअल का देखोगे डेली बेसिस पे सोडियम कंजम्पशन कितना है। वो कैसे देखोगे? आप उनका लोगे रिकॉल के पिछले 24 घंटों में आपने क्या क्या खाया, वो जो बताएंगे उन्होंने क्या क्या खाया, उसमें से आप कैलकुलेट करोगे कि उन्होंने सोडियम टोटल कितना कंज्यूम किया, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लोगे। और इसके साथ साथ आप उन हर बंदे से पूछते जाओगे कि क्या आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है, वो आप नोट डाउन कर लोगे। ये तो हो गए ओल्ड केसेस। अब न्यू केसेस के लिए क्या करोगे? आपके हाथ में ब्लड प्रेशर डिवाइस होगी, आप हर बंदे का ब्लड प्रेशर चेक करते जाओगे। जो बंदे कहेंगे कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं है और आपकी डिवाइस के ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इनको हाइपरटेंशन है, उनको भी आप नोट करते जाओगे। ये न्यू केसेस हो जाएंगे ना आपके पास। आपको पता है प्रेवलेंस में न्यूमरेटर में क्या होता है? न्यू प्लस ओल्ड केसेस। और डिनोमिनेटर में क्या होता है भला? टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन लेट से हमने कहा था 500 घर है, लेट से 500 घरों में जो टोटल पॉपुलेशन मिल जाती है 2000, और आपका जो न्यू एंड ओल्ड केसेस बन जाते हैं टोटल वो 200 बन जाते हैं। तो हमारा प्रेवलेंस क्या होगा? 200/2000। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब भी हम कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन करेंगे अप्लाई, तो हमारे पास 4 तरह के ग्रुप्स बनेंगे। चाहे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें, चाहे हम केस कंट्रोल करें, चाहे हम कोहॉर्ट करें, चाहे हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स करें, हम कोई भी किसी भी किस्म की स्टडी डिजाइन को अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली एंड पे डेटा कलेक्ट करने के बाद 4 तरह के ग्रुप्स बनते हैं। वो 4 तरह के ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 1, ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर है और उनको डिजीज भी है। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, स्मॉल ए से। ये रिप्रेजेंट हमेशा इसी तरह करना है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये बेशक आप लिख लो। ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर भी है और डिजीज भी है, ये जो फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है लाइट येलो कलर का, जहां पे इस वक्त मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, हैंड को मूव कर रहा हूँ, लिखा हुआ है एक्सपोज्ड, फिर सेमीकोलन, फिर लिखा हुआ है हैव डिजीज। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल ए से। ये नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये वो वाले लोग हैं इस ग्रुप में जो ज्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं, एक्सपोज्ड, और इनको हाइपरटेंशन है, डिजीज। नेक्स्ट ग्रुप, एक्सपोज्ड डू नॉट हैव द डिजीज। ऐसे लोग जो सोडियम ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन उनको हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हुआ, इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट हमेशा करेंगे स्मॉल बी से। ये जो लाइट सा पर्पल या लाइट पिंक कलर है, ये वाला, जहां पे मेरा इस वक्त कर्सर ये हैंड मूव कर रहा है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? अच्छा, थर्ड ग्रुप, ऐसे लोग जो एक्सपोज्ड नहीं है लेकिन उनको डिजीज है, यानी इन अदर वर्ड्स ऐसे लोग जो सोडियम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते फिर भी उनको हाइपरटेंशन है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप सी से। लास्ट, ऐसे लोग जो सोडियम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते और उनको डिजीज भी नहीं है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बेटे इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमेशा कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन हम अप्लाई करेंगे फील्ड में, उसके एंड पे जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे एक्सपोजर का और डिजीज का, तो हमारे पास हमेशा 4 ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप ए मैंने बताया ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर भी है और डिजीज भी है। भाई जाहिर है मैं एक ऐसा काम करूंगा जो उस डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, तो डिजीज होने का चांस तो मुझे होगा ना। भाई मैं सोडियम खाए पे खाए चला जा रहा हूँ तो मुझे हाइपरटेंशन होने का चांस तो ज्यादा है। तो ग्रुप ए में ऐसे लोग हैं जो सोडियम भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और जिनको हाइपरटेंशन भी है। ग्रुप बी में ऐसे लोग हैं जो सोडियम तो ज्यादा कंज्यूम करते हैं लेकिन उनको हाइपरटेंशन नहीं है। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि आज से मैंने सोडियम ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया तो कल ही मुझे हाइपरटेंशन हो जाए। हो सकता है मुझे 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मेरी इम्यूनिटी कैसी है, मेरा सोडियम के साथ मेरा कोई और बाकी न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किस तरह का है, मेरा एक्सरसाइज में कितनी करता हूँ या फिजिकल एक्टिविटी कितनी करता हूँ, XYZ बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर ग्रुप सी में थर्ड केस में ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज नहीं है, जो सोडियम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते लेकिन इसके बावजूद उनको डिजीज है, हाइपरटेंशन है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्या हाइपरटेंशन होने का एक ही रीजन है सोडियम कंजम्पशन? बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं सोडियम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता लेकिन स्ट्रेस 24 घंटे मुझे रहता है किसी बात का, तो स्ट्रेस से भी तो हाइपरटेंशन होता है ना, सिर्फ सोडियम से तो नहीं होता। इसी तरह एक बंदा है सोडियम कंज्यूम नहीं करता खानों में ज्यादा लेकिन अल्कोहलिक है, अल्कोहल कंज्यूम करने से भी हाइपरटेंशन होता है। एक और बंदा है सोडियम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता लेकिन स्मोकर है, चेन स्मोकर है, दिन में 2-2 डब्बी सिगरेट के पीता है, 24 सिगरेट पीता है दिन में, तो उसको हाइपरटेंशन है, वो भी तो रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। तो भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम कंज्यूम करने से हाइपरटेंशन हो, और भी बहुत सी चीजें। और लास्ट ऐसे लोग जो सोडियम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करते और जनाब इसके साथ साथ उनको डिजीज भी नहीं है। सो ऐसे लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी। ये बेटे आपसे कोई भी पूछे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी का डिजाइन क्या है तो आपने ये चीज उनको बता देनी है या ये चीज ड्रॉ करके दिखा देनी है। या आपसे कोई क्या प्रेवलेंस स्टडी कैसे करते हैं तो आपने अगर एक समरी में बताना है तो ये वाली फिगर आप ड्रॉ करके उनको दे दो, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि ओके आप लोग पढ़ के आए हो, आपको पता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, कैसे करते हैं, या प्रेवलेंस स्टडी किस बला का नाम। यहां तक अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछो। या इन 4 ग्रुप्स के अलावा आप सोच रहे हो कि कोई और 5वीं तरह का भी ग्रुप बन सकता है तो मुझसे प्लीज पूछो। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? सब समझ आ गया यहाँ तक? सर ये जो नेम्स दिए ABCD मतलब ये एग्जैक्टली यही नेम होने चाहिए ना, यही मतलब होना जिसके चाहिए, लिए जो है वही होना चाहिए। बिल्कुल जो है जिसको ए कहा है उसी को ए कहना है। ए का मतलब जब भी आप स्मॉल ए देखोगे उसका बेटे मतलब होगा वो लोग जो एक्सपोज भी हैं डिजीज भी हैं। डी जैसे ही आप देखोगे डी का मतलब होगा डी फॉर डेनमार्क। डी जहां भी आप देखोगे उसका मतलब है वो लोग जिनको एक्सपोजर भी नहीं है जिनको डिजीज भी नहीं है। बी फॉर व्हाट बांग्लादेश। बी जहां भी आप देखोगे उसका मतलब होगा ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर तो है लेकिन डिजीज नहीं है। एंड सी, ठीक है, सी फॉर व्हाट क्रोएशिया। सो सी मींस कि जनाब ऐसे लोग जिनको एक्सपोजर नहीं था लेकिन डिजीज उनको फिर भी है। तो ए बी सी डी पर्टिकुलरली डिफाइंड है, उनको आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। अगर उनको डिफरेंटली यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक अगर है तो ठीक है वरना हम आगे चलते हैं। ये जो हम डिजीज के साथ रिस्क फैक्टर स्टडी कर रहे हैं क्या ये मतलब इसके लिए कोई हमारे पास वो है कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है, मतलब जिस तरह हमने हाइपरटेंशन या फिर क्या हम एक डिजीज के लिए सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर को स्टडी करेंगे एट ए टाइम? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये शेयरिंग स्टॉप करूं क्योंकि आगे मैंने आपको समझानी है कुछ चीजें। अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।
सो इसके अंदर बेसिकली आप ये पूछ रहे हो बेटे कि हम जब क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम एक रिस्क फैक्टर को स्टडी कर सकते हैं या ज्यादा रिस्क फैक्टर्स को? नहीं, हम ज्यादा रिस्क फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी में। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइपरटेंशन को ही लेके चल रहा हूँ, तो अगर लेट से मैं हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर एक मैंने ले लिया सॉल्ट को, दूसरा मैं ले रहा हूँ स्मोकिंग को, तीसरा मैं ले रहा हूँ एल्कोहलिज्म को, चौथा मैं ले रहा हूँ स्ट्रेस को, तो हम बिल्कुल मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं उसके साथ। फिर ये है कि हमने कैलकुलेशन हर रिस्क फैक्टर की अलग-अलग से साथ में करनी है, लेकिन हम बिल्कुल उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एट द सेम टाइम एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर को बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर कैलकुलेशन करते वक्त हाइपरटेंशन की स्टडी करते हुए वो सोडियम कंजम्पशन की कैलकुलेशन के बारे में हम कैसे श्योर हो सकते हैं? वो बताने वाला पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो पिछले 24 आवर्स की अपनी सही कंजम्पशन बता रहा है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा बेटे गुड, आप रिकॉल करो, मैंने आपको किसी ने पूछा था कोरोना की, मैं एग्जांपल दे रहा था कि जी हम हॉस्पिटल में गए हैं डेटा कलेक्ट करने और हमारे पास यू नो देयर आर रिपोर्ट्स के उसको नंबर्स को एग्जैजरेट करके बताया जा रहा है XYZ, अगर वो ठीक भी है रिपोर्ट्स, तो मैंने आपको कहा था कि हम हमेशा वही चीज के ऊपर बेस करते हैं अपनी स्टडीज को, अपनी रिसर्च को, अपनी कैलकुलेशंस को जो हमें प्रोवाइड की जा रही है। एज अ रिसर्चर हम अपनी इनपुट बीच में नहीं दे सकते। टू गिव यू एन एग्जांपल, जो हाइपरटेंशन और सोडियम की हम ले रहे हैं, लेट्स से कि आप एक हाउस होल्ड में जाते हो, सेहाला में आप एक घर में जाते हो और आप कहते हो कि जी आपने उनसे 24 आवर रिकॉल लिया, जैसे हम न्यूट्रिशन में लेते हैं। 24 आवर रिकॉल का मतलब होता है कि जनाब पिछले 24 घंटों में किसी बंदे ने क्या खाया क्या पिया, उसमें से हम ऑब्वियसली सोडियम को खुद एक्सट्रैक्ट करेंगे कि सोडियम कितना है। लेट्स से भाई अब एक कॉमन मैन के पास आप गए हो, उसको तो नहीं पता ना किसी चीज में सोडियम कितनी अमाउंट में होता है। वो कहता है जी मैंने 1 टीस्पून सोडियम कंज्यूम किया, अपनी बॉइल्ड एग लिया, उसके ऊपर 1 टीस्पून सोडियम डाला, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, तो उसको तो नहीं पता ना कि 1 टीस्पून सॉल्ट में सोडियम कितना होता है, क्योंकि सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसमें से क्लोराइड को हमने माइनस कर देना, सिर्फ सोडियम को लेना है। ठीक है, 2300 मिलीग्राम्स, 2.3 ग्राम्स होता है 1 टीस्पून में, ये हमें तो पता है, उसको तो नहीं पता। तो जी 2.3 ग्राम्स उसका वहां से आ गया। प्लस बहुत सारी चीजें हम ऐसी कंज्यूम करते हैं जिसमें हम कोई सोडियम या सॉल्ट अलग से नहीं डाल रहे होते, उनके बीच में एडेड होता है। सालन जब खाना हम बनाते हैं पाकिस्तानी कुजीन या इंडियन कुजीन, तो हम खाना के बीच में सॉल्ट डालते हैं ना, तो हम गिन के तो नहीं, काउंट करके तो नहीं डालते, हम ऐसे ही है। तो फिर हमने वहां से सॉल्ट को, सोडियम को कैलकुलेट करना है। इसी तरह भाई बेकरी के जो हम बिस्किट्स खाते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड होता है, चाहे वो मीठा वाला बिस्किट क्यों ना हो या पैकेट वाले बिस्किट भी, इवन फॉर दैट मैटर, मीठे वाले बिस्किट के अंदर भी सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये फिर हमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ती है। जो तुबा आपका बेटे क्वेश्चन है कि क्या हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एज ए रिसर्चर जब मैं जा रहा हूँ ना एक हाउस होल्ड में, और अगर मुझे लग भी रहा है कि नहीं भाई ये बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्ट कर रहा है, इतना ज्यादा, एक सेहाला एक थोड़ा सा सेमी अर्बन एरिया है, इतनी ज्यादा क्वालिफाइड लोग नहीं रहते वहां पे, तो कैसे हो सकता है कि जी इतना कम सॉल्ट कंज्यूम करो, लेकिन स्टिल मुझे बेस किसके ऊपर करना है, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। मैं एज अ रिसर्चर आई कैन नेवर एवर बी बाइस्ड, मैं खुद से एज्यूम करके चीजों को लेके नहीं चल सकता। जो मुझे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मेरा 0 सॉल्ट कंजम्पशन है पिछले 24 घंटे में, तो मुझे 0 ही लेके चलना है। एक बंदा कह रहा है कि मैंने पिछले 24 घंटे में, लेट से, बहुत अनरियलिस्टिक वो बता रहा है कि मैंने आधा किलो सॉल्ट कंज्यूम किया, लेट से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो मैंने उसको आधा किलो ही रिपोर्ट करना। ठीक है, तो जो भी चीज हम एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए रिसर्चर जब हम फील्ड में जाते हैं, हम जो भी चीज, जो भी डेटा हमें मिल रहा होता है, उसी डेटा को हम लेके चलते हैं और उसी के ऊपर हम रिलाई करते हैं। एज अ रिसर्चर कभी भी हम अपना इनपुट उस डेटा कलेक्शन के अंदर नहीं दे सकते। ठीक है, तो होपफुली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? यहाँ तक स्टडी डिजाइन आपको समझ आ गया कि हम प्रेवलेंस स्टडी या क्रॉस सेक्शन स्टडी कैसे करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जी प्रेवलेंस स्टडी का मुझे डिजाइन समझा दें, तो नाउ यू कैन टेल कि जी सबसे पहले हम एक
पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम एक अपना एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर उसके साथ डिजीज को डिफाइन करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस रिस्क फैक्टर और डिजीज के लिए, फिर हम डेटा कलेक्ट करने के बाद वी मेक 4 ग्रुप्स। पहले ग्रुप में होता है वो वाले लोग जिनको एक्सपोजर भी होता है और डिजीज भी होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनको एक्सपोजर तो होता है लेकिन डिजीज नहीं होती, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनको एक्सपोजर नहीं होता लेकिन डिजीज फिर भी हो जाती है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथे ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनको एक्सपोजर भी नहीं होता और डिजीज भी नहीं होती, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द होल समरी ऑफ द प्रेवलेंस और द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। उसमें सर देखें, हम लोगों ने एक रिस्क फैक्टर लिया और उसके हिसाब से हमने 4 हम लोगों ने स्कीम में बना लिए, लेकिन जब हम 2 लेंगे तो हम कहेंगे कि एक की वजह से तो डिजीज हुई है लेकिन सेकंड की वजह से नहीं हुई, तो कोई और बन सकता है क्या? गुड क्वेश्चन। नहीं, ग्रुप्स हमारे हमेशा 4 ही बनेंगे। वो होगा ये कि जब हमने एक से ज्यादा एक्सपोजर को स्टडी करना है ना, तो हम उसको सेपरेटली स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला रिस्क फैक्टर एंड डिजीज मैं ले रहा हूं जी सोडियम एंड हाइपरटेंशन। मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा हम कलेक्ट एक ही दफा करेंगे, कैलकुलेट करते हुए हम अलग अलग कर लेंगे। डेटा कलेक्ट कर लिया, 4 ग्रुप्स बन गए। अब पहले ग्रुप में जब मैं बता रहा हूँ एक्सपोजर एंड डिजीज, तो इसका मतलब है सिर्फ कौन से वाले एक्सपोजर जो सॉल्ट के लिए एक्सपोज्ड है और उनको हाइपरटेंशन हो रहा है। दूसरे में एक्सपोजर डू नॉट हैव द डिजीज, सिर्फ वो वाले लोग जो सॉल्ट के लिए एक्सपोज्ड हैं, हाइपरटेंशन नहीं हो रहा। तीसरे में नॉट एक्सपोज हैव डिजीज, वो लोग जो सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम नहीं करे फिर भी हाइपरटेंशन है। और चौथे में वो लोग जो सॉल्ट भी कंज्यूम ज्यादा नहीं करे और हाइपरटेंशन भी नहीं है। ये मेरा पहला रिस्क फैक्टर और डिजीज आ गया। अब सेकंड कैलकुलेशन के लिए, सेकंड रिस्क फैक्टर के लिए मैं दोबारा से ये डायग्राम या ये कैलकुलेशंस करूंगा। स्ट्रेस, अब जब मैं कह रहा हूँ एक्सपोज हैव डिजीज, अब सॉल्ट को मैंने भूल जाना है। आई एम नॉट कंसर्न कि लोग सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करते हैं या नहीं करते। पहले ग्रुप में मैंने सिर्फ उन लोग को लेना है जिनको स्ट्रेस है और उनको हाइपरटेंशन है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। बी में मैंने क्या लेना है, जिनको स्ट्रेस है लेकिन हाइपरटेंशन नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न विद सॉल्ट इनटेक नाउ। सी में मैंने वो लोग लेने हैं जिनको स्ट्रेस नहीं है फिर भी उनको हाइपरटेंशन है, मे बी हाइपरटेंशन सॉल्ट की वजह से हो रहा है या किसी भी और वजह से। और डी में वो लोग जिनको स्ट्रेस भी नहीं है और हाइपरटेंशन। क्लियर नाउ? इसी तरह अगर तीसरा रिस्क फैक्टर के साथ लिया तो तीसरा एक कैलकुलेशन के लिए अलहदा से मैंने पूरा एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना है। चौथा लिया तो चौथे के लिए अलहदा से फ्लो चार्ट बना। यस सर, समझ आ गया। ठीक है बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन? और इनफैक्ट मैंने कल भी आपको कहा था कि कल जो मैंने आपको पूरा एक समराइज किया था, एक फ्लो चार्ट दिखा के इसी तरह का, समरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लो, फिर हम इसी को लेके नेक्स्ट सेशन में आगे चलते हैं, क्रॉस सेक्शन। जी बेटे, एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? समझ आ रहा है? ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही, आसानी से समझ आ रहा है ये? सर समझ तो आ रहा है। समझ आ रहा है, दैट्स गुड। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है फिर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें। जी सर। ठीक है, सही है, हम आगे चलते हैं। ओके, अब जनाब कहानी ये है बेटे कि हमारे पास 4 ग्रुप्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब 4 ग्रुप्स के अंदर हम क्या कंडक्ट करें? क्रॉस सेक्शन स्टडी कंडक्ट करें। हम ये कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है क्रॉस सेक्शन स्टडी करने का, हम क्यों करें क्रॉस सेक्शन। देखो, जब भी हम कोई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, कोई रीजन होती है ना कि हम भाई फील्ड में हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम सिहाला में जा रहे हैं, हर घर का डोर नॉक कर रहे हैं, 500 घर हैं। इमेजिन 500 घरों में जाना इज सच अ बिग टास्क। हमें एक बहुत बड़ी सी टीम चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए। भाई मैंने किसी रिसर्चर को लेना है तो मैं उसको पैसे भी दूंगा ना, वो मेरे लिए ऐसे ही तो नहीं काम करेगा। डेटा कलेक्टर्स मेरे जो हैं, सो हमें टीम चाहिए, हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास फिर हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें लगेगी। भाई हर घर का मैंने डेटा कलेक्ट करना है सॉल्ट कंजम्पशन के लिए, वो मुझे रिकॉल देंगे, रिकॉल से बैठ के मैंने एक एक फूड को एनालाइज करना है कि भाई चपाती में कितना सॉल्ट होता है, बिस्किट में कितना सॉल्ट होता है, एग में कितना सॉल्ट भी, क्या सोडियम, इनफैक्ट सॉल्ट के अंदर से भी सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है।
एग में कितना सोडियम होता है, अगर उसने कोई और चीज कंज्यूम किया उस पूरे दिन में, जाहिर है 24 घंटे में हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें खाते हैं ना। एक कोई बंदा कहता है मैंने 4 पकौड़े खाए, तो भाई 4 पकौड़ों में कितना सोडियम ऐड होता है, वो हर चीज को कैलकुलेट करना इज सो डिफिकल्ट, इतना टाइम टेकिंग है। ठीक है, उसके साथ फिर जनाब मैं हाइपरटेंशन पूरी उनकी हिस्ट्री ले रहा हूँ कि हाइपरटेंशन है या नहीं है। फिर ना सिर्फ ये, क्योंकि प्रेवलेंस स्टडी है तो मैं न्यू केसेस भी आइडेंटिफाई करने हैं, उसके लिए मैं हर बंदे का, अगर 2000 लोग हैं उस कम्युनिटी के अंदर, तो हर बंदे का मैं ब्लड प्रेशर भी चेक करूं। तो यू नो देयर इज सो मच वर्क इन्वॉल्व, देयर हैज टू बी सो मच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। तो ये करने का कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई फायदा होगा, कोई बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है कि जब भी मैं प्रेवलेंस स्टडी कर रहा हूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या जो रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर है और जो डिजीज है उन दोनों के बीच में इज देयर सम एसोसिएशन, यानी क्या सॉल्ट सोडियम कंजम्पशन और हाइपरटेंशन में कोई एसोसिएशन है, क्या कोई लेना देना है सोडियम कंजम्पशन का हाइपरटेंशन से, या दोनों के अंदर कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटे, आज 2020 में जब हम बात करें कि भाई सोडियम कंजम्पशन और हाइपरटेंशन, जैसे आप नाम लोगे भाई, नॉट नेसेसरली यू आर अ न्यूट्रिशन ग्रेजुएट या यू आर अ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट, एक कॉमन मैन को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा सॉल्ट, भाई नमक ज्यादा कंज्यूम करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये ले मैन को भी पता है। वो क्यों पता है? वो 2020 में पता है, इसलिए कि हम इसके ऊपर बेइंतहा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करके ये प्रूव कर चुके हैं कि जो बंदा ज्यादा सॉल्ट या सोडियम का इंटेक करता है उसको हाइपरटेंशन होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन ये 50 साल पहले 1960s तक टू बी एग्जैक्ट लोगों को ये बात नहीं पता थी। तो पीपल वर एब्सोल्युटली अनअवेयर कि भाई सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करने का हाइपरटेंशन से कोई लेना देना है या नहीं। हो सकता है किसी ने ये भी स्टडी की हो कि जी एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन एंड हाइपरटेंशन, तो आज हमें ये पता चला है भाई क्या बात करो बेवकूफ हो, शुगर कंज्यूम करने का हाइपरटेंशन से क्या लेना देना। भाई आज ये कंफर्म्ड है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इस पे स्टडीज की हुई हैं और प्रूफ किया हुआ है कि जब शुगर ज्यादा हम डाइट में लेते हैं तो उससे हाइपरटेंशन नहीं बढ़ता, डायबिटीज बढ़ सकता है। वो एक और स्टडी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम जब भी क्रॉस सेक्शन या प्रेवलेंस स्टडी करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं? टू फाइंड इफ देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज। सेशन बिल्कुल एंड हो रहा है, 20-25 सेकंड रह गए हैं। 10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन इन करते हैं और यही डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, 10 मिनट बाद मिलते हैं। अल्लाह।